तो मैं लेकर आया हूँ एक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पर्टिकुलरली क्यूरेटेड फॉर मशीन लर्निंग एंड एआई। यानी कि इस कोर्स में जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में। तो बात करते हैं कि अब क्या क्या इस कोर्स में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइंस कवर करेंगे, ये सबसे फंडामेंटल टॉपिक रहता है अगर आपको ग्राफ्स विजुअलाइज करने हैं तो। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इन्हीं स्ट्रेट लाइंस पे कुछ एप्लीकेशन रहेंगी और पॉइंट्स वगैरह के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और बाकी के अदर एप्लीकेशंस एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। उसके बाद वेक्टर स्पेसेस की बात होगी कि एक वेक्टर क्या होता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद उन्हीं वेक्टर्स पे हम उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह, इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात आएगी मैट्रिक्स की कि एक मैट्रिक्स क्या होता है और उस पर क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे जैसे कि ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल। फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे और इसमें ये भी बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्टेंस में क्यों है और इनका क्या एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद हम इस कोर्स को सम अप करेंगे एक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के टॉपिक के साथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये भी ध्यान से करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और प्लीज़ अपनी फ़ीस पे कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके, एंड आप शुरू कर सकते हैं कोर्स के साथ। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ। ये सबसे फंडामेंटल टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा का और इसी के ऊपर हम आगे बिल्डअप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरुआत करते हैं इसके इक्वेशन के साथ कि एक स्ट्रेट लाइन होती क्या है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसका मतलब क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी आपके एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को। आपने ग्राफ प्लॉट किया है एक्स और वाई एक्सिस और यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसे यूनिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जिसमें m की कुछ वैल्यू होगी पर्टिकुलर, c की कुछ वैल्यू होगी। और ये दो चीज़ें क्या होती हैं, ये दो चीज़ें होती हैं आपके पैरामीटर्स, और x और y क्या है आपके वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ m क्या है, m हमारा स्लोप और c है हमारा इंटरसेप्ट। अब ये होते क्या है, स्लोप और इंटरसेप्ट, और ये इक्वेशन आई कहाँ से। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा एक एक्स वाई एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझा पाऊँ, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस लाइन में ऊपर की तरफ जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस लाइन का कुछ चढ़ाव है घटाव है, या फिर यानी कि वो कितनी स्टीप है। आप कहते हैं ना पहाड़ है तो काफ़ी स्टीप है, इसका मतलब उसका एंगल काफ़ी ज़्यादा है, उसमें चढ़ाई काफ़ी खड़ी है ना। तो इसी चीज़ को स्लोप कहते हैं, इस एंगल को। यहाँ पे थीटा है वो बताएगा कि आपका स्लोप कितना है, यानी कितनी खड़ी चढ़ाई है, कितना एंगल, हमारी जो लाइन है वो कितनी स्टीप है ग्राफ पे। तो अब ये कैसे फिगर आउट करा जाए, यहाँ पे आपको थीटा निकालना है कि इसका स्लोप कितना है। ये पैरेलल है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब ये फिगर आउट करने के लिए मैं कहता हूँ दो पॉइंट लीजिए। एक मैंने ये ले लिया और मैं रेड से मार्क कर दूँ, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। अब इसके इक्विवेलेंट एक्स वैल्यू x1 और थोड़ा सा ही नीचे ड्रॉ करा x2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, आपको पता है पहले से ही। मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन बनने से पहले ही आपको पता है ये दो पॉइंट्स के बारे में। और दो पॉइंट, हाँ एक पॉइंट नोट कर लें, नोट करके लिख लें कि 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिफाई अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लीजिए। तो ये दो पॉइंट आपको पता है, उनके इक्विवेलेंट y पॉइंट क्या है, x2, y2 और x1, y1। ठीक है, हमारा गोल था यहाँ पे थीटा फिगर आउट करने का। थीटा यानी कि स्लोप, स्लोप यानी कि m। अब ये थीटा यहाँ पे कैसे निकलेगा,
कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये और ये। अब मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो थोड़ा सा आपको समझ में आने लगा होगा। ये है हमारा y2 माइनस y1 और ये है हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पे है थीटा। अब यहाँ पे ट्राइंगल की सिंपल प्रॉपर्टीज, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आ गया आपका टेन थीटा यानी कि आपका m। अब आपको पता चल गया लाइन कितनी स्टीप है। लेकिन इससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे कैसे पहुंचे, और बात रही c की, तो वो क्या चीज़ है, c रहती है हमारी इंटरसेप्ट। यानी कि बाय डेफिनेशन क्या होता है, बाय डेफिनेशन ये होता है जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, ये एक्चुअल में इंटरसेप्ट आपका रहता है। और ये क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने कैसे ही लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, इसका भी लाइन, इसका भी जो स्लोप है वो थीटा है, तो आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्लोप तो आपको पता है लेकिन दोनों का सेम आ रहा है, तो ये वाली लाइन ले रहे हैं आप, ये वाली ले रहे हैं, कैसे पता चलेगा, वो इंटरसेप्ट से पता चलेगा। आपको एक बार इंटरसेप्ट पता चल गया तो आप पता लगा सकते हैं एक लाइन को यूनिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए, उस इक्वेशन पे कैसे पहुंचा जाए। यहाँ पे जब मैंने x2 x1 लिया था, y2 y1 लिया था, तो यहाँ पे मैं कोई x3 भी ले सकता हूँ और उसका भी स्लोप सेम ही आएगा, x3 का x2 के साथ या x1 के साथ सेम स्लोप आएगा, क्योंकि लाइन एक पर्टिकुलर सेम ही स्लोप फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो वही प्रिंसिपल मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, वो क्या है, और यूज़ कहाँ पे करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये इस पॉइंट पे। ये भी तो एक पॉइंट है 0, y यानी कि 0, c, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्लोप लिया, सबसे पहले तो ऊपर वाली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल्स टू पर्टिकुलर y2 माइनस c, y1 ले लेते हैं, y1 माइनस c अपॉन x1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन लगाएंगे, y1 माइनस सी इक्वल टू y2, एक काम करता हूँ मैं इसे सीधे m ही लिख लेता हूँ, m इंटू x1 और यहाँ पे फिर y1 इक्वल टू mx1 प्लस c। लीजिए, अब आपका x1 और y1 आपको पता है, आप ये डाल के m की वैल्यू भी फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि x1 x2 आपको पता है, y1 y2 आपको पता है। फिर उसके बाद आपने सारी वैल्यूज पुटिंग करी तो आपको c पता चल जाएगा, और फिर आप इस c और m को यूज कर सकते हैं, mx प्लस सी इक्वल्स टू y। कोई भी x डालिए, m और c की आपको वैल्यू पता है, आप x डालिए आपके पास y निकल आएगा। ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और ये इस तरीके से बनी है। तो शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, और इसे थोड़ा ध्यान से करें टॉपिक को, क्योंकि इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन होंगे, डायरेक्टली जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो इस्तेमाल होंगी SVM और KNN में। ये दो एल्गोरिदम्स रहती है मशीन लर्निंग की, तो थोड़ा सा ध्यान से और फोकस करके समझने की कोशिश करें। और चीज़ों को ब्रशअप करने के लिए मैं दो असाइनमेंट भी आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, ताकि आपको बिल्डअप करने का मौका मिले इस पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक रहेगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। डिस्टेंस थोड़ा सा इसे छोटा कर लें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मैंने आपको यहाँ पे एक प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन है ये, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब मैंने यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए, मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकालिए, x1, y1। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए करते क्या है, आपने यहाँ पर ड्रॉ करा ऐसे करके एक ट्राइंगल, एक परपेंडिकुलर लाइन, वो पैरेलल लाइन ले ली वाई एक्सिस के और एक एक्स एक्सिस के, ठीक है। फिर यहाँ से ये लिया,
यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है ये y1 है और ये y2 है, तो ये जो डिस्टेंस आ गया ये हमारा y1 माइनस y2 आ गया। एब्सोल्यूट इसलिए ले रहे हैं, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे सेम चीज़ x2 माइनस x1 और यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास x1 है और यहाँ x2 है, तो ये भी डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब आपके पास ये दो डिस्टेंस आ गए, तो क्या आप ये डिस्टेंस ही निकाल सकते? क्यों? क्योंकि जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो आएगा सबसे पहले तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था उसको मैं ले आके यहाँ पे रूट कर दिया, तो सिंपल सा आपके पास एक चीज़ आ गई कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका प्रूफ भी। तो ये हो गया पहला टॉपिक। अब ये सब चीज़ें नोट कर लें और याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक आता है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस का। हम स्ट्रेट लाइन की बात कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की बात करी थी, उसी पे ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने बात करी थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो इक्वेशन कैसे आती है और इसमें m और c क्या रहते हैं। तो हमने कहा था कि ये m जो है वो स्लोप होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक कार्टेशियन प्लेन है ये और यहाँ पे दो लाइन्स है, ठीक है, और ये पैरेलल है, ये दो लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी होगी, एक लाइन मुझे दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। अगर मैं इसे c1 ले लूँ, यहाँ पे m क्यों सेम है? m इसलिए सेम है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है और ये x जो x एक्सिस है आपकी, उसके अलोंग थीटा ही एंगल बनाएंगी दोनों की दोनों। अगर आप ये पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो दोनों सेम थीटा एंगल बनाएंगी, इसलिए यहाँ पे इनका स्लोप सेम होगा। तो हमें क्या पता चला? दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनका जो स्लोप है वो सेम रहेगा, उनकी इक्वेशन भी सेम ही रहेगी, सिर्फ इंटरसेप्ट चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो थोड़ा ऊंच नीच है दोनों में, लेकिन स्लोप दोनों का सेम होगा। ये तो बात रही भाई पैरेलल लाइंस की, काफ़ी सिंपल था यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ कब आती है? जब परपेंडिकुलर की बात हो। अब परपेंडिकुलर लाइन है y इज इक्वल टू एम वन सी प्लस एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। अब यहाँ पे m1 m2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो फिर आते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे और इसे प्रूफ करते हैं। ये रहा एक हमारे पास लाइन और ये रही एक लाइन, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पहली लाइन जो है m1 वाली वो कुछ थीटा एंगल बना रही है, थीटा 1, ये बना रहा है हमारा m1 वाली लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये है सेकेंड लाइन 1 और ये है 2। तो ये वाली परपेंडिकुलर वाली कितना बनाएगी? आपने क्या करा, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि उसे 90 से बढ़ा दिया आगे, तो यहाँ पे सिंपली 90 प्लस थीटा हो जाएगा इसका एंगल। तो m1 m2 के बीच में रिलेशन क्या आएगी? एक tan थीटा है तो दूसरा tan 90 प्लस थीटा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ मरोड़ करते हैं, tan थीटा है हमारा m1 और tan 90 प्लस थीटा जो है वो है हमारा m2, ठीक है। आगे करते हैं थोड़ा सा, tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा। और होता क्या है, जब आप 90 प्लस थीटा करते हैं साइन में, तो वो आपका चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस थीटा में,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ 90 प्लस कोई भी एंगल आप करते हैं, आपने करा साइन 90 प्लस अल्फा, तो कॉस अल्फा उसका रिजल्ट होता है। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, माइनस कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है यहाँ पे 1/tan थीटा, -1/tan थीटा। और हमें पता है कि tan थीटा क्या है, m1 है। ठीक है ना, यहाँ पे m1 है ये, तो यहाँ से इसे हटाऊँ मैं, और m2 आया हमारा ये, m2 इक्वल टू -1/m1। तो सिंपल से हमारे पास एक थ्योरी आ गई कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो आएगा वो -1 आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सेकेंड लाइन है वो हमारी कुछ इस तरीके से बन के आएगी, y इज इक्वल टू -1/m1 x प्लस c2। ये आ गई आपके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। तो दो टॉपिक के बारे में अभी हमने फिलहाल बात करी है, आगे बढ़ते हैं। एक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब आता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, एक काम करते हैं, पहले आपको मैं असाइनमेंट एक बता दूं जो हम कवर कर चुके हैं। आप ये कॉपी में साइड में नोट कर लीजिए कि आपको करना है। ये हमने क्या करा, अभी 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करी है, एक्स और वाई। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर एक्स वाई और एक जेड है और उसमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये फॉर्मूला आप खुद से डिराइव करने की कोशिश करिए, वही सेम प्रोसीजर लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिया है, और मेरे पास रिजल्ट लेकर आइएगा कि उसका आंसर क्या है। ये आपका पहला असाइनमेंट है, दूसरे की अभी बाद में बात करेंगे। अब ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस है, अब आपको पैरेलल दिख नहीं रही है लेकिन मान के चल रहे हैं पैरेलल है, मैं इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाता। तो ये दो पैरेलल लाइंस है आपके पास और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो कैसे निकाला जाए। यहाँ पे मैं कहता हूँ वाई एक्सेस को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करें, ये लेकर आए हम वाई एक्सेस को। ठीक है, उसे एक्सटेंड करेंगे ये 90 डिग्री पे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये ये जो चीज़ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है ना। अब हमें क्या पता है, ये एंगल थीटा बना रही है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाई एक्सिस को यहाँ पे ऊपर ले लिया, मतलब जो बचा हुआ एरिया था वो मैं यहाँ ले आया। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पूरा 90 है तो ये एरिया 90 माइनस थीटा होगा। वही चीज़ यहाँ पे हमारा, थोड़ा सा मैं और जूम इन करके आपको बताता हूँ। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये मैं वाई एक्सिस को आगे लेकर आया हूँ, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट किया है। ये है हमारा थीटा, ये हमारी वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल आ गया। आगे मूव करते हैं। अब ये दो लाइंस की इक्वेशन हमें मालूम है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ठीक है, हमें ये मालूम है कि दोनों लाइंस का स्लोप सेम होगा, है ना। यहाँ पे कुछ x पॉइंट है, ये एक x पॉइंट है, x1 ले लीजिए, x0 ले लेते हैं क्योंकि सेम ही रहेगा। x0 पॉइंट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये y1 हो गया और ये ऊपर वाला y2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू रख देते हैं, y2 इक्वल टू एम एक्स नॉट, y1 इक्वल टू एम एक्स नॉट, यहाँ पे प्लस c1 प्लस c2।
हमें क्या करना है यहाँ पे y2 माइनस y1 फाइंड आउट करना है ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें। हमें कोई आड़ा टेढ़ा डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। थोड़ा सा शब्दों का खेल है तो ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इन दो लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में, है ना। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 आ गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे y2 माइनस y1 किया हमने तो हमारे पास आया c2 माइनस c1। तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो हो गया, एब्सोल्यूट ले लिया क्योंकि कोई भी बड़ा हो सकता है इनमें से, तो एब्सोल्यूट c2 माइनस c1। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हमारे पास एंगल है और हाइपोटेन्यूज है, और हमें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस फिगर आउट करना है, ये वाला। अब हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। हाँ यस, साइन थीटा हुआ, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा डिस्टेंस जो हमें फिगर आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज क्या है c2 माइनस c1, ठीक है, ये भी मालूम है। और साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस थीटा एज अ रिजल्ट, वही सेम चीज़ ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रख सकते हैं 90 प्लस या माइनस करने पे आपके पास कॉस थीटा रिजल्ट में आता है साइन में, ठीक है। तो ये हो गया d अपॉन c2 माइनस c1। हमारे पास एक चीज़ है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारा m, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू m, और साइन क्या होता है रूट 1 माइनस कॉस थीटा को मैं सी लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये सी, तो ये आ गया हमारा m। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसे लेके जाएंगे राइट साइड में, प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा टीडियस काम है लेकिन बस बने रहिए मेरे साथ, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो c आ जाएगा आपका रूट 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हमारे पास ये चीज़ें आ गई कुछ। तो अब हमारे पास कॉस थीटा है, ये c क्या है हमारा कॉस ही था, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमने निकाल ही लिया था, तो इवेंचुअली जो डिस्टेंस आया वो आया हमारा c2 माइनस c1 एब्सोल्यूट, और कॉस थीटा की मैं वैल्यू रख दूंगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमारा इनके बीच में जो डिस्टेंस आ गया वो ये आ गया, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये डायरेक्टली आपका एसवीएम में यूज होगा, डायरेक्टली एसवीएम में यूज होगा। और जो ऊपर मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना सिखाया है वो केएनएन में आपका डायरेक्टली यूज होगा। अब आपके लिए असाइनमेंट है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा। दूसरा, 3 डायमेंशन में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, वो उसका फॉर्मूला लेकर आइए, ठीक है। एक ये, और तीसरा यही सबसे चैलेंजिंग है, ये मैं आपको असाइनमेंट समझा देता हूं। आपको एक परपेंडिकुलर लाइन दे दी है, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन दी है, और मैंने कहा है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए इसका, इस लाइन से। तो एक पॉइंट है x1 y1, इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, इस डिस्टेंस की वैल्यू। तो ये 3 असाइनमेंट आपके लिए हैं, आप ये करके खुद से ट्राई करके लेकर आइए, और सोल्यूशन अगर आपने कराया तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तो शुरुआत करते हैं वेक्टर्स के साथ। इसका आपको जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स में दिखाई देगा।
तो थोड़ा इसे ध्यान से करें और समझने की कोशिश करें इंट्यूटिवली। तो शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या कहती है? ए अगर एक कोई वेक्टर है, जी हाँ मैंने ये वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर ए है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे पता चले अगर ए वेक्टर है? तो वो पता चलता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा ए वेक्टर है और यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं आई जे और के है ना, उनके ऊपर कैप लगा दी। असल में ये बताते क्या है? सिंपली आई जे और के ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में। आई एक्स एक्सिस पे, जे है वाई एक्सिस पे और के है जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि ए वेक्टर जो है वो आई डायरेक्शन में इतना जा रहा है, वाई डायरेक्शन में इतना जा रहा है और जेड डायरेक्शन में इतने जा रहा है। अगर आप 3D स्पेस इमेजिन करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक कोई वेक्टर है, वो किस किस डायरेक्शन में कितना कितना जा रहा है। ठीक है ना? अगर x बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये थोड़ा इंक्लाइन होगा x की तरफ, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, है ना? ऐसी सिमिलरली बाकी दोनों डायरेक्शन के लिए भी। तो ये हमें डायरेक्शन पता चल गई। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, कि एक वेक्टर है a, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये सिंबल होता है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड होता है उसका टोटल ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है इफेक्ट की। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकलती है हमारी, इसका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और थोड़ा सा, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आप चेक करिए कि 3 डायमेंशनल अगर प्लेन में पॉइंट है, तो 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपने वो करा था तो आपको पता चल जाएगा ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक्चुअल में एक पर्टिकुलर वेक्टर का, अगर एक एक्स वाई जेड है वेक्टर, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी कि 0,0,0 से डिस्टेंस है, उसी को हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं यहाँ पे। अगर आप 2 डायमेंशन में भी वेक्टर देखें तो सिंपली ये x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर है, जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का। तो मैग्नीट्यूड हमारी यही चीज है। ये तो रही वेक्टर की डेफिनेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी दो वेक्टर्स का एडिशन। ठीक है, अब मैंने ये दो वेक्टर्स बना दिए ए और बी। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक सी वेक्टर आएगा। सो यहां से टच हो गई ये बी से। अब आपके पास एक ये सी वेक्टर आया, लेकिन ये एक्चुअल में एडिशन हमें बता क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं एडिशन दिखा दूं कैसे करते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, 1,2,3 है यहाँ, ये मान लीजिए 3,1,2 है। तो इनका जो एडिशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 4,3,5। ये आपका सी वेक्टर आ गया। लेकिन ये असल में बता क्या रहा है? ये जो यहाँ पे हमारी एक लाइन बन के आ गई, एक नया वेक्टर आ गया, ये चीज क्या बता रही है दोनों को ऐड करने के बाद? थोड़ा सा आप अगर इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, मैं कहता हूँ इस बी को यहाँ लेकर आइए, तो हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। इस बी के पैरेलली, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये पैरेलल इसके। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये दोनों का जो है काइंड ऑफ रिजल्टेंट दे रहा है कि ए और बी मिला के कितना इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी जा रहे हैं ये और थोड़ा सा राइट भी जा रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है और थोड़ा सा वो स्ट्रेट भी जा रहा है। ठीक है, ये दो डायरेक्शन आपको दिख रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये एक दूसरे को यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये नीचे खींच रहा है और ये ऊपर खींच रहा है, तो थोड़ा सा कैंसिल आउट होके सी जो है बीच में आ गया। कितना बीच में आएगा वो इन दोनों की वैल्यू बताएगी कि ये कितना नीचे खींच रहा था, ये कितना ऊपर खींच रहा था। उसमें से जिसकी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेगा। बाकी जो ये सी देख रहे हैं आप, इन दोनों का मिला के थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इस डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों का मिला के थोड़ा ज्यादा आ गया। तो एक्चुअल में जो वेक्टर एडिशन है वो आपको एक रिजल्टेंट देती है कि ये दो वेक्टर्स का रिजल्ट मिला के जो इफेक्ट आ रहा है वो हमें पता चल रहा है। तो आप फिजिकली इसे इमेजिन कर सकते हैं।
अगर एक बॉल पे आपने एक बॉल रखी है, यहाँ पे मेरे हाथ पाम अगर आपको दिख रहे हो, यहाँ पे बॉल रखी है आपने, और ऐसे आपने धक्का लगाया, थोड़ा सा ये ऊपर और ये थोड़ा सा राइट, तो कुछ ऐसे जाएगा, वो थोड़ा डायगनली मूव करेगा। तो यही वेक्टर आपका रिजल्टेंट बताती है कि इन दोनों का मिलके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो ये वेक्टर एडिशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज जिसकी तरफ हम मूव करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, अरे क्या लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट। अभी आ गया वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब मैं दो वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेट डॉट प्रोडक्ट करूं, यानी कि एक पहले एक टाइप के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। दो होते हैं डॉट और क्रॉस, हमारा मेन फोकस अभी डॉट पे ही रहेगा। तो इसका कुछ रिजल्ट ऐसा आता है। अभी मैं समझाता हूं ये क्या चीज है। हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, उन दोनों का इंडिविजुअली कितना मैग्नीट्यूड है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस थीटा से। अभी कॉस थीटा क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं और यहाँ पे उनके बीच में थीटा वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो असल में आप दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आप एक्स और जेड वाई को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक एक्स वाई प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। लेकिन हम लीनियर नंबर सिस्टम में उसे मानते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। वेक्टर में दो डायमेंशनल चीज है, ठीक है ना। तो हमें ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये पता करना होगा पहले ए का बी डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है, ठीक है ना। फिर उसे बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे निकलता है, या फिर बी का ए डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं, ये जो ए है इसका यहाँ पे बी पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है बस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, आप सिंपल सिंपल एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास थीटा एंगल है, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस आपको निकालना है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा यहाँ पे, बेस हमारा बी होगा जी, हाँ। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए, ए वेक्टर, नहीं सॉरी, यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी मैंने। यहाँ पे एक्चुअल जो हमें इफेक्ट पता करना है कि ए का बी पे कितना है, तो यहाँ इफेक्ट लिखता हूँ मैं अभी समझाने के लिए, इफेक्ट अपॉन, और यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो ए वेक्टर है, यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए इंटू कॉस थीटा। ये इफेक्ट हो गया आपका बी पे, कि ए का बी पे कितना इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन बी। या फिर और इसे अच्छी लैंग्वेज में कहेंगे तो प्रोजेक्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक लाइट का सोर्स मारें तो यहाँ पे इतना प्रोजेक्शन या फिर इतनी शैडो बनेगी इसकी, तो ये इफेक्ट और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन बी, ठीक है। अब आपके पास ये प्रोजेक्शन आ गया, तो आप ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर आप ए से, तो ये कॉस थीटा, ठीक है। आपने सेम उसमें ले आए, एक लाइन में ले आए, एक सिंगल सिस्टम में ले आए, सिंगुलर सिस्टम में, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप दो डिफरेंट डायरेक्शनल चीजों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका जो रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन का वो ये आता है, और वो इस तरीके से आता है। यहाँ पे बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो आगे मूव करते हैं दूसरे टाइप के प्रोडक्ट की तरफ। और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट क्या है हमारा, फिर गड़बड़ कर दी हेडिंग में, दोबारा कर, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बतानी रह गई, कि अगर आपका A1 A2 A3 अगर आपका वेक्टर दिए हुए हैं, उसका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं B1 B2 B3 से, आपने डॉट प्रोडक्ट किया, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों मैं भूल गया बताना। डॉट प्रोडक्ट का आपका ये रिजल्ट आता है, तो हम जब मैट्रिक्स वगैरह करेंगे तो उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, तो उसका ध्यान रखें।
और इसका भी न्यूरल नेट में डायरेक्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि पूरा न्यूरल नेट एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नॉनदलेस मूव करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी थोड़ी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसका इंट्यूशन में जरूर आपको क्लियर करूंगा कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये एक वेक्टर है जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता है सी क्रॉस प्रोडक्ट का मान लीजिए रिजल्ट आया, तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब वो कैसे निकलेगा, आप वो इस तरीके से देख सकते हैं। ये थंब रूल बनता है, ये ए है और ये बी है। अगर आप ए इंटू बी करते हैं तो ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का नया वेक्टर आएगा सी, जो कि रिजल्ट होगा। और वही अगर आप बी इंटू ए कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन पे, ऐसे मूव कर रहे हैं आप, ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगा, और इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए टू बी तो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो आप ये ऐसे भी करके देख सकते हैं। अब बी टू ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे आएगा। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सिंपल सिंपल इंट्यूशन यही है। और दूसरा मैं इसका रिजल्ट भी लिख के देता हूँ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका साइन। साइन क्यों, क्योंकि अब हमें इसका परपेंडिकुलर इफेक्ट निकालना है, इसलिए साइन आएगा। तो आप इसका प्रूफ में एज असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये साइन थीटा यहाँ पे क्यों है, आपको इसका पता लगाना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्रॉस प्रोडक्ट की, बस इतना पता लगाना है इंट्यूशन इसके पीछे का कि जो साइन थीटा है इसका यहाँ आने का क्या मतलब है। ठीक है, कॉस का तो हमें पता चल गया, वो हाइपोटेन्यूज और बेस वाला, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा क्यों आ रहा है। ठीक है ना। तो इतनी बात हुई हमारी वेक्टर्स की। सिंपल वेक्टर इतना ही जानने की हमें ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, तो इतने पे ही फोकस करेंगे और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स आपका क्या रहता है, मैट्रिक्स सिंपली आपका 2 डायमेंशनल सेट होता है नंबर्स का। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें रोज रहेंगे और कॉलम्स रहेंगे। ये है आपके रोज, ये है आपके कॉलम्स, और इसमें कुछ वैल्यूज रहेंगी, जैसे कि A11, A12, A13, A21। आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1 जो है वो नंबर ऑफ रोज बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है जो सेकंड वैल्यू है। आगे अभी बात करते हैं ये चीज़ें क्या है, थोड़ा इसका नोटेशन मैं आपको समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके आपका एक 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें नंबर्स है। ठीक है, अब मेरे को इसे रिप्रेजेंट करना है किसी फॉर्म में, तो मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे m और ये n, तो ये m इंटू एन, यानी कि m रोज एंड n कॉलम्स। एक मैट्रिक्स A है जिसके m आपके रोज हैं और n आपके कॉलम्स है। ठीक है, ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गई मैट्रिक्स की। असल में ये जो मैट्रिक्स है इस पर कई सारे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्हीं को यूज़ करा जाता है एज अ एप्लीकेशन मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग हुए, न्यूरल नेट्स हुए, और जो बेसिक फंडामेंटल एआई के जो स्ट्रक्चर इंटरनल आर्किटेक्चर होता है उसमें, इंक्लूडिंग जो आपका सीपीयू आपकी स्क्रीन को रिप्रेजेंटेशन जो होता है पिक्सल्स का, वो मैट्रिक्स में ही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं इसमें। सबसे पहले तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनके एडिशन की बात कर लेते हैं। ए है और बी है, ये दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, यानी कि दो इस टाइप की एंटिटीज है। 2 1 3 4 ऐसे करके नंबर है, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है 6 2 1 8। तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। 2 का 6 के साथ एडिशन, 1 का 2 के साथ एडिशन, ऐसे करके आपका जो इक्विवेलेंट उसमें है दूसरे में उसके साथ आप एडिशन करेंगे। और ध्यान रखें कि इन दोनों का जब आप एडिशन कर रहे हैं तो ये भी m इंटू एन होगा, यानी कि रोज और कॉलम्स दोनों में सेम होंगे और इक्वल होंगे। यानी अगर इसमें m रोज हैं तो उसमें भी m रोज होंगी, इसमें n कॉलम्स है तो इसमें भी n कॉलम्स होंगे बी में।
ठीक है, तो यहाँ पे 8, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 8 12, तो आपके पास सी मैट्रिक्स आ जाएगा एज अ रिजल्ट। ठीक है, ये भी m×n रहेगा। ये सबसे पहला हुआ आपका एडिशन आपका मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं एडिशन में। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए लॉ फॉलो होगा, बस प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा, लेकिन चीज़ें सेम फॉलो होंगी। अब कोई मैट्रिक्स है ए और मैंने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा m×n। ठीक है, ये कुछ मैट्रिक्स है और स्केलर मैंने ले लिया मान लीजिए 3, 1 2 4 2, ऐसे करके ये मैट्रिक्स है एक और 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 2 6। तो आपको इसमें क्या दिखाई दिया, हमने 3 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है। ये मैट्रिक्स का रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है इसका स्केलर के साथ, किसी भी स्केलर वैल्यू के साथ। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होनी चालू होंगी और वो होंगी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आप दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं P × Q, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने सेम रोज और कॉलम नहीं लिए हैं, तो भी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। अब दो मैट्रिक्स हैं, मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है ABCD। ठीक है, EFGH। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टीप्लाई करे कैसे आते हैं। आपको इसका एक रो लेना है और इसका ये वाला कॉलम लेना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए को ई के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम को इसके फर्स्ट रो के साथ। ठीक है, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, सॉरी हाँ ठीक है। तो ए × ई प्लस इसका सेकेंड कॉलम और इसका सेकेंड रो प्लस बी × जी। ठीक है, ये आपकी आएगी सबसे पहली वैल्यू, यानी कि A11 जो हमने डिस्कस करा था। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसका एड्रेस क्या है, A11, सबसे पहले उसका पहला कॉलम पहला रो, ऐसे यहाँ पे ये A11 आया हमारा। फिर उसके बाद सेम यही लेंगे, कलर चेंज करता हूँ मैं, सेम यही चीज़ लेंगे और इसे सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट रो। तो AF देन BH, ठीक है, प्लस BH, ये आया आपका A12। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आपके पास आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आप लेंगे सेकंड रो और उसके ऊपर भी सेम स्टेप्स लगाएंगे, आप इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम और इसकी फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहाँ पे CE प्लस DG। ठीक है, यही सेम प्रोसेस आप यहाँ रिपीट करेंगे, CF प्लस DH। तो ये आपका A21 और ये आपका A22। ये आपका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन रहता है मैट्रिक्स का। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप रोज को, इस पर्टिकुलर रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे m रोज हैं, n कॉलम्स हैं और यहाँ पे q रोज हैं, वो सॉरी q कॉलम्स हैं और आपका p रोज है यहाँ पे और q कॉलम्स है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको इसके n रोज को अगर मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A कॉलम्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ अदर मैट्रिक्स। ये आपका रोज हुए, ये B के रोज हैं और ये A के कॉलम्स हैं। तो आपको क्या पता चला, एक प्रॉपर्टी हमारे सामने आई। प्रॉपर्टी क्या आई, अगर A m×n यानी कि m कॉलम, m आपके पास रोज हैं, n कॉलम्स हैं और आप उसे मल्टीप्लाई करने किसी भी मैट्रिक्स P × Q
एक बी मैट्रिक्स, तो उसका एन जो है शुड बी इक्वल टू पी। ये आपके पास एक चीज़ है। अब आपके पास असाइनमेंट ही रहेगा, इसमें मैं एक चीज़ आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी आगे और बाकी है थोड़ा सा। इसमें आपको फिगर आउट करना है, जब आप मल्टीप्लाई करके जो सी मैट्रिक्स आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, वो उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, है ना। उसके डायमेंशंस अगर मैं यहाँ पे x और y ले लूँ, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी है आपको m, m, n, p, q इनके टर्म्स में, कि यहाँ पे x और y क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये आपके लिए असाइनमेंट छोड़ के आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। अब ये हमने बात कर ली एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और स्केलर से मल्टीप्लिकेशन की। ये मैट्रिक्स के कुछ बेसिक रूल हैं, अभी ये हमने कर लिए हैं। एक मैं आपको एप्लीकेशन और दिखाऊंगा, वो मैं ट्रांसपोज, उसी से आपको ट्रांसपोज समझाऊंगा। तो मूव करते हैं ट्रांसपोज की तरफ। ट्रांसपोज क्या रहता है, आपका कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मैंने कहा उसे ट्रांसपोज कर दो, और उसका सिंबल क्या होता है, ये टी। अब इसका ट्रांसपोज जो ऑपरेशन है, उसका मतलब है आप इसके कॉलम्स को रोज बना दीजिए और रोज को कॉलम बना दीजिए। यानी कि ये ए बी जो है आपके कॉलम्स में आ रहे हैं, और ये ए सी जो है आपके रोज में आ रहे हैं। तो कॉलम्स को रो बना दो ए बी, और ये जो रोज है उन्हें कॉलम सी डी। थोड़ा सा मैं आपको और 3 डायमेंशनल लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये रहा आपका मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने इसका ट्रांसपोज करा, ये टी सिंबल है ट्रांसपोज का, तो ए बी सी ये वैल्यूज जो हैं ये इधर आ जाएंगी। ठीक है, फिर ये वाली जो है वो आपकी इधर आ जाएंगी, ए डी जी, फिर डी के नीचे क्या है ई और एफ, और जी के नीचे क्या है एच आई। तो आपके पास ये एक अच्छा सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या रहता है, हमने वेक्टर्स वाले लेक्चर में बात करी थी कि दो वेक्टर्स को जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि आई जे और के कैप होता है, तो उसको इक्विवेलेंट आई जे और के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने कहा आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं आई जे और के की 3 1 2, और आपको एक और वेक्टर दिया गया है 4 1 4 1 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स वेक्टर दिया। ठीक है, अब आपको इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आप इसको लेंगे 3 1 2। अब इसके रोज और कॉलम आपको सेम नहीं दिख रहे हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, और इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 1 है। तो क्या करते हैं, इसके डॉट प्रोडक्ट के लिए हम दो मैट्रिक्स के डॉट प्रोडक्ट के लिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज आएगा 4 1 3, और ये क्या था आई जे और के, ये भी आई जे और के कैप है। तो आपके पास रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा 12 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 6। तो आपके पास 19 रिजल्ट आ गया। और एग्जैक्टली अगर आप इसके ऊपर सिंपल डॉट प्रोडक्ट भी करके देखेंगे इन्हीं नंबर्स पे, और बाय हैंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो आपको 19 ही आंसर मिलेगा, और वही हमने मैट्रिक्स से निकाला। यही एप्लीकेशन जो है आपकी डायरेक्टली न्यूरल नेट्स में इस्तेमाल होगी, कि कैसे ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना है, और क्या कहते हैं आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे। तो अगर आप खुद से स्क्रैच से न्यूरल नेट वगैरह कोड करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। तो शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट्स के साथ। डिटर्मिनेंट्स क्या रहते हैं, पहले आपको मैं डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा कि एक डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बाद में उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। तो डिटर्मिनेंट्स हमारे कुछ इस तरीके के रहते हैं, कोई मैट्रिक्स है ए आई इंटू जे, और अगर मैं ये सिंबल लगा दूँ, ये ब्रैकेट, ये पाइप वाला, तो इसका मतलब है आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ऐसे ही A31 A32 और A33। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप माइनर क्या होता है।
आपको हर टर्म के माइनर निकालने पड़ेंगे। और माइनर क्या होता है? माइनर होता है कि अगर आप मैं कहूँ A11 का माइनर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस रो की सारी वैल्यूज़ को रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, और जो बचा हुआ मैट्रिक्स हुआ उसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट निकलेगा इसका इस पर्टिकुलर चीज़ का, और सो कॉल्ड माइनर इसका, यानी कि A11 का माइनर आप अक्रॉस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, यानी कि A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ओके, आपके पास ये वैल्यू आ गई माइनर 1 1 की। ऐसी माइनर 2 1 का 1 2 का निकालेंगे। ठीक है, 1 2 कैसे आएगा हमारा? यहाँ पे 1 2 का माइनर निकालना है तो ये वाली वैल्यू सारी रिजेक्ट करेंगे आप, और ये वाली वैल्यू रिजेक्ट करेंगे जो इसके रोज और कॉलम्स में है A12 के, और बाकी जो बची हुई वैल्यूज हो गई यानी कि A21 और ये A23 वाला, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो A21 इंटू A33 माइनस उसके बाद A31 इंटू A23। ऐसे ही आप इस वाले का माइनर निकालेंगे A13 का, ये वाली वैल्यूज रिजेक्ट करेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे, और इन दो का आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो आपके पास वो भी माइनर आ जाएगा। लेकिन ये माइनर से क्या होगा? अब माइनर से आपको निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर आपका ये कहता है कि माइनर का जो पोजीशन है, यानी कि यहाँ 1,1 है, तो इसका जो सम है अगर वो इवन है तो आपका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा? यही माइनर की जो वैल्यू है उसके इक्वल। तो कोफैक्टर 1 1 जो है वो इक्वल होगा। लेकिन अगर ऑड है तो जो आपका कोफैक्टर है वो किसके इक्वल होगा? C12 है, यहाँ पे 1 + 2 1 + 2 3 आया, ऑड आया, तो माइनस ऑफ माइनर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे M1 3 आया, इसका सम 4 आएगा, तो यहाँ पे C1,3 इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ M1,3। ठीक है, ये हमारे पास कोफैक्टर्स ऑफ माइनस आ गए। अभी कोफैक्टर माइनस का मतलब क्या है? फाइनली अब हम निकालेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आप क्या करेंगे, इस सेम डिटर्मिनेंट को लेंगे और A11 का जो कोफैक्टर था, यानी कि A11 का कोफैक्टर जो कि इक्वल है M11 के, उसे मल्टीप्लाई करेंगे A11 से। A11 इंटू कोफैक्टर इस पूरे टर्म से, इसको आप यहाँ लेकर आएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से C11 लिख दे रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। वहीं पे फिर यहाँ पे कोफैक्टर क्या था? माइनस ऑफ M1 M2, तो माइनस बाहर ले लिया, A12 से मल्टीप्लाई करा, ये लिया, यहाँ लाए, इसके कोफैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस मैंने पहले बाहर ले लिया है, तो आप सीधे यहाँ पे C12 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इवन था तो प्लस A13 इंटू C13। अब आप ये खुद हाथ पैर चला के, थोड़ा पेन चला के देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख गया होगा कि ऐसे आपका डिटर्मिनेंट निकल के आया। बस इतना ही करना है। आप इसमें कोई भी रो एंड कॉलम चूज कर सकते हैं, आप इसके लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, इसके लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, इसके लॉन्ग भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये इवन और ऑड चेक करना है। अब इसकी सेम कॉलम और सेम वाले रिजेक्ट करने हैं, और बाकी के जो बचे हुए उनका मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो आपका सिंपली ये एक क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों ये सब हमें तामझाम किया है? असल में होता क्या है, अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जैसे मैं कहूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू सम c1, ऐसे ही a2x प्लस b2y इक्वल टू सम c2। आपका अगर इसका डिटर्मिनेंट, अगर आप इस वैल्यू को लें और इसका डिटर्मिनेंट निकालें, यानी कि a1 b1
A2 B2। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया डिटर्मिनेंट, वो सब तामझाम करने के बाद, मल्टीप्लाई करके ऐड वाइड करने के बाद, माइनस करने के बाद अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही यही सेम चीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन बड़े हो सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू सम लैम्डा 1। ऐसे ही a2x b2y ऐसे c2z इक्वल टू लैम्डा 2। तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये आपको क्या बता रहे हैं? थोड़ा इंट्यूटिवली देखेंगे तो ये प्लेन्स की इक्वेशन है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, वहाँ 2 थे तो सिर्फ लाइंस थी। तो ऐसे ही मान लीजिए एक प्लेन है, ये एक और प्लेन है, ये 2 वाला प्लेन है, ये आपसी में कहीं पे इस पोजीशन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्लेन और है, ये एक प्लेन और आ गया, ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, इसे यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आया है ना, अगर आपका इसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये प्लेन्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। एक यूनिक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपका डिटर्मिनेंट यूज होता है। अब हम मूव करते हैं एक और टॉपिक की तरफ, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स, अब ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू क्या होते हैं? आइगन वेक्टर आपका असल में क्या रहता है? मैंने कहा एक वेक्टर है, एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। मैंने इसे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करा जो कि x है। वेक्टर असल में क्या रहता है? वेक्टर आता है आपका 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन है, एक ही रो है, 1 2 3 4, ठीक है। या तो रो या कॉलम कोई भी, लेकिन सिर्फ 1 डायमेंशन है, ठीक है। मैंने उससे मल्टीप्लाई करा और उससे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास x आ गया किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। एक बार मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ, फिर आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। ये एक वेक्टर है, वेक्टर 1 डायमेंशन मैट्रिक्स, ठीक है, वेक्टर। और ये आपका मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका आइगन वेक्टर रहता है और ये आपकी आइगन, ये जो स्केलर है ये आइगन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना है कि ये असल में बता क्या रहा है, या क्या चीज़ है ये जो मैंने इतना बड़ा तामझाम लिखा है, कैसे, क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपने कोई ऐसा वेक्टर लिया x, जिसे a से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वेक्टर को आपने a से मल्टीप्लाई करा, a से मल्टीप्लाई करने के बाद वही सेम वेक्टर आ गया, ठीक है। वही सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में वेक्टर आया, बस किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होके। स्केलर से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है? वो वेक्टर या तो छोटा या बड़ा हो गया, लेकिन सेम वेक्टर आया, सेम डायरेक्शन में वेक्टर आया आपके पास, बस छोटा या बड़ा हो गया। तो सिंपली क्या कह सकते हैं? एक वेक्टर x जिससे हमने a को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेम वेक्टर आ गया किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। और स्केलर कैसा भी हो सकता है, इसे छोटा भी कर सकता है, इसे बड़ा भी कर सकता है, लेकिन सेम वेक्टर आएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। तो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज जो होते हैं आपके ये बताते हैं, इसलिए यूज होते हैं। और इसको फिगर आउट करने का क्या तरीका है? ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, और x यहाँ पे 0 वेक्टर नहीं होगा, 0 लेंगे तो मतलब ही खत्म हो गया सब आपका क्वेश्चन ये फिगर आउट करने का। तो सिंपली a इंटू लैम्डा इंटू एक्स, आपने इसे x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? लैम्डा फिगर आउट कर लेंगे, उससे आपके पास x आ जाएगा। लैम्डा कैसे फिगर आउट होगा? a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैम्डा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रहता है, ये असल में रहता है, अगर 3 डायमेंशन में कहूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आपका डायगनल वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब 0 रहेंगी और डायगनल वैल्यूज 1 रहेंगी। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा,
लैम्डा लैम्डा लैम्डा, डायगनल में 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और आप इसे माइनस कर लेंगे ए के साथ और इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, वहाँ से आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी। और फिर आप आइगन वैल्यू को यूज़ करके आप फर्दर डिटर्मिनेंट भी निकाल, वो वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर ए वेक्टर है ए बी सी डी, फिर मैं उसे माइनस करता हूँ, ये रहा। अब मैंने इसे माइनस करा, लैम्डा लैम्डा 0 0, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा था पहले, फिर उसके बाद ए माइनस लैम्डा डी माइनस लैम्डा सी बी, और हमें क्या पता था, इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या होगा, हमारा एक वेक्टर, तो वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर x कॉमा वाई। 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो 2 ही लेंगे डायमेंशन अभी, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू यूज करके आपके पास एक x और y की इक्वेशन आ जाएगी। x और y की इक्वेशन कुछ भी a नॉट x प्लस b नॉट y, ठीक है। तो आपका a नॉट और b नॉट आपका आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट्स। बस इतना ही था अभी तक। लीनियर अलजेब्रा में जितना जरूरी था, जितना हमारा एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगी, वो सब मैंने आपका कवर करा दिया है। थैंक यू।